सो 2025 की एक शाम एक टीम जो बरसों बाद अपना पहला टाइटल जीतती है, I mean, खुशी का माहौल होना चाहिए था ना, जश्न मनाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, वही तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उस विक्ट्री परेड में अचानक ऐसी भगदड़ मची कि 11 मासूम फैंस की जान चली गई। बाप रे, 11 जाने? हाँ, 11 जाने। एक 20 ओवर का खेल जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बना था, उसने अचानक एक खौफनाक और जानलेवा रूप ले लिया। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि बैट और बॉल का एक छोटा सा मुकाबला लोगों की पहचान, उनके क्षेत्रीय गर्व और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व का आईना बन जाता है। वही सबसे बड़ा सवाल है, राइट? तो द डीप डाइव के इस नए और बेहद खास गहन विश्लेषण में आज का विषय यही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सबसे बड़ी और प्रचंड राइवलरीज। हम इस चर्चा में सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस बात की जड़ तक जाएंगे कि आधुनिक समाज में लोग खेलों के जरिए अपनी पहचान कैसे ढूंढते हैं। सही कहा। और इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखा है। हमारे पास विकिपीडिया के विस्तृत आंकड़े हैं जो इन राइवलरीज का लंबा इतिहास बताते हैं। हाँ, स्टैट्स तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। साथ ही कुछ मेजर न्यूज चैनल्स और अखबारों की वो रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने मैदान के अंदर और बाहर के उन सारे हंगामों को कवर किया है। लेकिन सबसे खास जो मुझे लगा वो है एक एकेडमिक रिसर्च पेपर, JTIR यानी जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च। ओके, एक प्रॉपर एकेडमिक पेपर। हाँ, और ये पेपर इन राइवलरीज के पीछे की मनोविज्ञान और संस्कृति का इतना गहरा विश्लेषण करता है कि मतलब क्रिकेट देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। चर्चा की शुरुआत IPL की सबसे पुरानी और सबसे कड़ी राइवलरी से करते हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। द एल क्लासिको। एग्जैक्टली। आंकड़े देखें तो इन दोनों टीम्स ने आपस में अब तक 41 मैचेस खेले हैं, जिसमें मुंबई ने 22 और चेन्नई ने 19 जीते हैं। बहुत ही क्लोज मार्जिन है। बहुत क्लोज। दोनों के पास 5-5 IPL टाइटल्स हैं और 2-2 चैंपियंस लीग T20 टाइटल्स हैं। ये दोनों बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं। लेकिन, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि इस राइवलरी को 2 हेवीवेट बॉक्सर्स की तरह देखना गलत होगा। अच्छा, तो फिर कैसा है ये? ये दरअसल टेक की दुनिया के 2 सबसे बड़े राइवल्स जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के टकराव जैसा है। ओह वाओ, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, आई लाइक दैट। है ना? चेन्नई सुपर किंग्स एप्पल की तरह है, जहां एक डीपली इनग्रेन कल्चर है, एक सेट सिस्टम है और एक लीडर पर अटूट विश्वास है। हाँ, प्रोसेस पर बहुत फोकस करते हैं वो। वही मुंबई इंडियंस माइक्रोसॉफ्ट जैसी है, जिन्होंने हमेशा अपने दौर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को, सबसे बड़े एसेट्स को अग्रेसिवली एक्वायर किया। बिल्कुल, रिसोर्स हेवी अप्रोच है उनका। राइट। एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें भारत में क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और दूसरी तरफ MS धोनी, जो उस वक्त सफलता के नए शिखर छू रहे थे। तो मेरा सीधा सा डिडक्शन ये है कि शुरुआत में इस राइवलरी के पीछे कोई क्षेत्रीय दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वही मैं कहने वाला था। ये प्योरली इन 2 अलग अलग फिलॉसफीज और स्टार पावर का टकराव था। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। अगर कोई 2010 से लेके 2019 के दशक पर नजर डाले तो इसमें कोई राजनीतिक या क्षेत्रीय मुद्दा दिखेगा ही नहीं। ये विशुद्ध रूप से एक्सेलेंस और डोमिनेंस की लड़ाई थी। दोनों फ्रेंचाइजेस को बस सबसे बेहतर बनना था। वही उनका मेन गोल था। एग्जैक्टली। इन दोनों ने आपस में लगातार फाइनल्स खेले हैं। 2010 में चेन्नई ने मुंबई को हराया, फिर 2013, 15 और 19 में मुंबई ने चेन्नई को मात दी। ओ बाप रे, 19 का फाइनल, वो तो खेल के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण मैचों में से एक था। सच में 1 रन से फैसला हुआ था ना। हाँ। जब आखिरी बॉल पर मैच का फैसला होना था और मुंबई ने सिर्फ 1 रन से वो ट्रॉफी जीती थी। उस 1 रन के फासले ने इस राइवलरी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां तक शायद ही कोई दूसरा खेल पहुंच सके। और खिलाड़ियों के आंकड़े भी तो इसी तनाव और एक्सीलेंस की गवाही देते हैं। मुझे याद है रोहित शर्मा ने इस राइवलरी में सबसे ज्यादा 913 रन बनाए हैं। सही आंकड़ा है। और सुरेश रैना पीछे नहीं थे। हाँ, रैना ने 736 रन जोड़े। लेकिन इस दुश्मनी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट भी था। कौन सा? किरोन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो जैसे कैरेबियन खिलाड़ी।
ये दोनों मैदान पर एक दूसरे के सबसे कड़े प्रतिद्वंदी थे। हर कैच और हर विकेट पर एक दूसरे को आंखों से घूरते थे। अरे वो घुर्रा गोरी तो उनकी बहुत फेमस थी। एग्जैक्टली। लेकिन मैदान के बाहर एक दशक तक इन्होंने इस राइवलरी को एक दोस्ती और आपस के सम्मान का रंग भी दिया। ये दिखाता है कि जब तक राइवलरी खेल की श्रेष्ठता तक सीमित रहती है, वो कितनी रोचक और हेल्दी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वो हमेशा हेल्दी नहीं रहती। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब खेल में जीतने की होड़ इतनी बड़ी हो जाती है और स्टेक्स इतने हाई होते हैं, तो राइवलरी सिर्फ फ्रेंचाइजेज या टीम्स के बीच तो रहती नहीं। सही बात है। वो अचानक खिलाड़ियों के व्यक्तिगत टकराव में बदल जाती है। न्यूज रिपोर्ट्स को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आईपीएल के कुछ सबसे बड़े मेल्टडाउन्स याद आते हैं, जहां बड़े-बड़े सितारे अपना आपा खो बैठे। वो मेल्टडाउन्स की तो पूरी लिस्ट है ना? 2008 का वो हरभजन सिंह और श्रीशांत का स्लैप गेट विवाद किसी से छिपा नहीं है। ओह, वो तो भुला ही नहीं भूलता। या फिर 2014 में जब किरण पोलार्ड ने गुस्से में आकर मिचेल स्टार्क की तरफ अपना बैट ही फेंक दिया था। हाँ, बैट फेंककर मारना तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था। हद है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब होती है जब वो खिलाड़ी आपा खोते हैं जो अपनी शांति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही है। 2019 में एक नो बॉल के फैसले पर MS धोनी का डगआउट से निकलकर मैदान के बीचों बीच आकर अंपायर से भिड़ जाना एक ऐसी घटना थी जिसने सबको झकझोर दिया था। कैप्टन कूल अपना कूल खो बैठे थे। वही तो। और उससे भी पहले 2014 में आदित्य तारे के छक्के के बाद राहुल द्रविड़ जैसे शांत और सुलझे हुए इंसान का गुस्से में अपनी टोपी जमीन पर पटक देना, वो विजुअल तो दिमाग में छप गया है। हाँ, जब ये सब देखते हैं तो साफ समझ आता है कि ये किसी पारिवारिक डिनर पर दो सगे भाइयों की बहस जैसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस मेंटल प्रेशर कुकर का नतीजा है जहाँ खेल के दबाव ने इनके पर्सनल ईगो और एकदम प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर कर दिया है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ ईगो का मसला नहीं है। तो फिर क्या है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी और उस अत्यधिक मानसिक दबाव का विस्फोट है जो एक प्रोफेशनल एथलीट हर पल झेलता है। सोचिए, जब 50,000 दर्शक स्टेडियम में चिल्ला रहे होते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे होते हैं, तो दिमाग की प्रोसेसिंग बिल्कुल बदल जाती है। फाइट और फ्लाइट मोड, राइट? एग्जैक्टली। इसको समझने के लिए हमें विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए टकराव की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। वो तो एपिक था ना? और बात सिर्फ 2023 की नहीं है, इसकी जड़ें 2013 से जुड़ी हैं, जब इन दोनों के बीच पहली बार मैदान पर बहस हुई थी। 10 साल पहले। हाँ, उसके बाद एक लंबा वक्त बीता, दोनों अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़े, लेकिन 2023 में वो चिंगारी दोबारा भड़की। हाँ, और शुरुआत तो किसी और ने की थी। काइल मायर्स और विराट कोहली के बीच एक छोटी सी शब्द लड़ाई हुई थी, जिसे गंभीर ने आकर अपने तरीके से रोकने की कोशिश की। सही हो गया। लेकिन अगले ही पल वहाँ दोनों टीम्स के खिलाड़ियों को उन्हें अलग करना पड़ रहा था। मतलब ऐसी नौबत आ गई थी। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है, वो टकराव उस दिन शुरू नहीं हुआ था। अच्छा? उससे पहले बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब लखनऊ की टीम जीती थी, तो गंभीर ने वहां के दर्शकों की तरफ देखकर उन्हें चुप कराने का इशारा किया था। फिंगर ऑन द लिप्स। ओह हाँ, वो अग्रेसिव साइलेंट इशारा। वही। फिर जब बेंगलोर की टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम आई, तो कोहली ने वही इशारा लखनऊ के दर्शकों की तरफ वापस किया। टेट फॉर टैट। एग्जैक्टली। ये इशारे, ये आवाजें, ये सब आग में घी का काम करते हैं। उस टकराव के बाद कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर रोमन सम्राट और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस को कोट किया था। वेट, मार्कस ऑरेलियस को? हाँ। क्रिकेट मैच के बाद? हाँ, उन्होंने लिखा कि एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रूथ। वाओ, ये तो बहुत डीप है ना? पर इस सब का नतीजा क्या निकला? इन दोनों पर पूरी मैच फी का फाइन लगाया गया, 100% फाइन। ये घटना इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है कि फील्ड पर दबाव एक खिलाड़ी को सर्वाइवल मोड में ले जाता है, जहां तर्कसंगत सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग पीछे छूट जाती है और सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखने का जुनून बचता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक तरह से मैदान उनके दिमाग के लिए क्रिकेट की पिच नहीं, बल्कि एक ग्लैडिएटोरियल अरीना बन जाता है। सही उपमा है ये। लेकिन खिलाड़ियों का ये गुस्सा और ईगो मैदान के अंदर तक तो फिर भी थोड़ा समझ आता है, क्योंकि वो खेल रहे हैं।
उनकी रोजी रोटी और पूरी लेगेसी उस पर टिकी है। उनका तो प्रोफेशन है वो। पर असली खतरा तब पैदा होता है जब ये आक्रोश मैदान की बाउंड्री पार करके स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिमाग में घुस जाता है। ये बहुत सीरियस टर्न है चर्चा का, है ना? बोलना। यहाँ आकर राइवलरी टीम्स या खिलाड़ियों से आगे बढ़कर दर्शकों की क्षेत्रीय पहचान और रीजनल आइडेंटिटी बन जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की राइवलरी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी आयरनी नजर आती है। आयरनी? हाँ, एक ऐसी अजीब सी कश्मकश है जिसे लोग देखते तो हैं पर शायद समझना नहीं चाहते। वो कैसी आयरनी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए, आईपीएल का स्ट्रक्चर कैसा है? एक कमर्शियल ऑक्शन होता है जहाँ खिलाड़ियों को खरीदा और बेचा जाता है। राइट। हाँ, बोली लगती है प्रॉपर। तो MS धोनी का जन्म झारखंड में हुआ, वहाँ पले बड़े। विराट कोहली दिल्ली की मिट्टी के हैं। दोनों के उन राज्यों से नेचुरली कोई नाता नहीं है। एग्जैक्टली। इन दोनों बड़े सितारों का अपने फ्रेंचाइज वाले राज्य से मूल रूप से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी चेन्नई के लोग धोनी में और बेंगलुरु के लोग कोहली में अपने राज्य का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक ढूंढ लेते हैं। ये तो बहुत ही गजब का ऑब्जर्वेशन है। I mean, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी किराए के घर में रहने आए और इस घर के इतिहास, उसकी विरासत और उसकी दीवारों के रंग पर अपना हक जताते हुए अपने पड़ोसी से लड़ने लग जाए। किराए का घर, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है सिचुएशन पर, है ना? क्या ये अजीब नहीं है कि एक कमर्शियल सिस्टम ने लोगों को इतना इमोशनली अपने साथ जोड़ लिया है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपनी पहचान बनाने के लिए किसी न किसी समूह या ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। सही कहा। JT Iyer का वो एकेडमिक रिसर्च पेपर इस पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। इस पेपर के अनुसार चेन्नई और बैंगलोर की ये दुश्मनी अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गई है। तो फिर किस चीज तक पहुंच गई है? ये असल में तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का मुकाबला बन चुकी है। पेपर बताता है कि क्रिकेट यहाँ पर एक जरिया बन गया है जिसके माध्यम से लोग सब नेशनलिज्म या अपने क्षेत्रीय गर्व का इजहार करते हैं। ओह, तो मतलब ब्रांड्स और फ्रेंचाइजेस इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। बेहद अच्छे से। तो इसका मतलब ये पूरा नैरेटिव पहले से डिजाइन किया जाता है? I mean, deliberately? एक हद तक हाँ। देखिए, CSK का कैंपेन देखिए, विसल पोडू, बहुत कैची है ना? लेकिन ये सिर्फ एक मार्केटिंग नारा नहीं है। इस नारे के जरिए उन्होंने तमिल संस्कृति, वहां की मिट्टी की खुशबू और एक अंडरडॉग वाले नैरेटिव को अपना लिया है। उन्होंने एक ऐसी टीम की इमेज बनाई है जो अनुभव और परंपराओं पर चलती है। और आरसीबी का क्या सीन है फिर? वहीं दूसरी तरफ आरसीबी का #BlayBold देखिए। ये नारा बेंगलुरु शहर की आधुनिकता, वहां के टेक हब और एक कॉस्मोपॉलिटन पहचान को दर्शाता है। एक ऐसी पहचान जहां एग्रेशन और इनोवेशन है। एकदम सिलिकॉन वैली वाइब्स। एग्जैक्टली। फैंस ने इन हैशटैग्स को अपना ट्राइबल मार्क बना लिया है। वो ऑनलाइन इनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे किसी डिजिटल सेना का झंडा लहरा रहे हों। दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है और जब ये क्लैश होती है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं, दो अलग अलग कल्चर्स का टकराव बन जाता है। वही दो संस्कृतियों का टकराव। और इस डिजिटल ट्राइबलिज्म के टकराव में फिर वो मुद्दे भी खींच आते हैं जिनका शायद क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, जैसे पॉलिटिक्स। यही सबसे जटिल हिस्सा है। और देखिए, हमारा काम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा या किसी पक्ष को जज करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ये देखना है कि आखिर इंटरनेट पर होता क्या है जब ये दोनों टीम्स आपस में खेलती हैं। तो फैंस कावेरी जल विवाद और भाषा की राजनीति जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दों को अपनी मीम्स में और ऑनलाइन बहस में शामिल कर लेते हैं। कावेरी इशू को क्रिकेट में ले आते हैं। हाँ, ये आपस के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अचानक से डिजिटल एम्यूनिशन बन जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पानी के बंटवारे और भाषाई अस्मिता को एक T20 मैच की हार जीत के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत ही टॉक्सिक है। हाँ, इससे एक इमेजिन्ड कम्युनिटी यानी आभासी समाज का निर्माण होता है। सोचकर देखिए, एक इंसान जो शायद कभी स्टेडियम भी नहीं गया, वो इंटरनेट पर एक झुंड की तरह दूसरे लोगों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी क्षेत्रीय पहचान खतरे में है, सिर्फ एक मीम की वजह से। सही कहा। ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। तो
इन सब का आखिर मतलब क्या है? I mean, ये सब बातें तब तक ठीक लगते हैं जब तक लोग अपने फोन की स्क्रीन के पीछे बैठ के मीम बना रहे हैं या थोड़ी गाली गलौज कर रहे हैं। ऑनलाइन बेंटर तक ठीक है। हाँ वही, लेकिन जब ये क्षेत्रीय गर्व डिजिटल ट्राइबलिज्म की हदों को तोड़कर सड़कों पर और स्टेडियम के बाहर हकीकत में तब्दील होता है तो इसके परिणाम सच में भयंकर होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं 2024 में हम सबने देखा कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चेन्नई और आरसीबी के फैंस के बीच किस तरह से फिजिकल फाइट्स हुई। वो वीडियोस तो हर जगह वायरल थे। लोग इस कदर आपे से बाहर थे कि कुछ तो मैदान के बाहर खाली फायर ट्रक्स पर चढ़ गए थे। फायर ट्रक्स पर? सोचिए सेफ्टी का क्या। वहाँ का आक्रोश देखते ही बनता था। बिल्कुल। लेकिन उससे भी दर्दनाक घटना 2025 में हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वही घटना है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, जब आरसीबी ने सालों का इंतजार खत्म करते हुए अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता तो बेंगलुरु की सड़कों पर एक विक्ट्री परेड निकाली गई। खुशी का मौका था। वहाँ इतनी भीड़ थी, इतना पागलपन था कि अचानक एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 11 मासूम फैंस की जान चली। दिल दहलाने वाली घटना थी ये। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने जीत के उस जश्न को सीधा मातम में बदल दिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर खेल का मुख्य मकसद लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, उन्हें एक ब्रेक देना है अपनी आम जिंदगी से, एंटरटेनमेंट, बेसिक एंटरटेनमेंट। हाँ, तो आखिर लोग एक फ्रैंचाइज की जीत के पीछे इतने अंधे कैसे हो जाते कि वहाँ जाने भी चली जाए? इंसान की फितरत अचानक इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिसका जवाब हमें सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च में मिलता है। उन्होंने क्या बताया इस बारे में? JTTR के उस पेपर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है जिसे जोइसॉन्स कहते हैं। जोइसॉन्स, ये क्या होता है? ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका सीधा मतलब होता है प्लेजर इन पेन। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां दर्द झेलने में ही एक अजीब सा आनंद मिलने लगता है। दर्द में आनंद, ये सुनने में किसी टॉक्सिक रिश्ते जैसा लग रहा है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, इसे एक कजीनो की स्लॉट मशीन की तरह समझिए। इंसान का दिमाग अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। आरसीबी के फैंस सालों से हर साल एक ही मंत्र दोहराते थे, ई साला कप नाम दे, यानी इस साल कप हमारा होगा। वही इनका अंतिम था सालों से। सही कहा। हर साल उन्हें उम्मीद होती थी और हर साल जब वो टीम हारती थी तो वे गहरा दर्द झेलते थे। लेकिन उस दर्द के आदी होने के साथ साथ वो अगले साल की नई उम्मीद के डोपामिन साइकिल में फंस जाते थे। ओह, एक एंडलेस लूप बन जाता है उम्मीद और निराशा का। एग्जैक्टली। इस लगातार मिलने वाली निराशा और उम्मीद के चक्कर ने उस जुनून को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर में तब्दील कर दिया जहां भावनाएं दबाकर रखी गई थी। और 2025 में वो कुकर फट गया। वही हुआ। जब वो जीत मिली तो वो प्रेशर कुकर अचानक फट गया। एक ऐसी जीत जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। वो खुशी और वो दर्द जो एक जगह जमा था वो इतनी वायलेंटली बाहर आया कि लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उस ट्रेजेडी में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और मुझे लगता है इस जोइसॉन्स का सबसे भयंकर, सबसे घिनौना रूप हमें उस ट्रेजेडी के बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां पर फैंस ने अपनी सारी इंसानियत मतलब पूरी तरह से ताक पर रख दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस भगदड़ में 11 लोगों की मौत होने के बाद बजाय इसके कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता या दुख जताया जाता, हाँ, थोड़ी तो सिंपैथी होनी चाहिए थी। लेकिन फैन एक्टिविज्म ने अपनी सबसे निचली सतह छू ली। चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ टॉक्सिक फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरसीबी फैंस के पास दिमाग नहीं है, इसलिए वहां भगदड़ मची। अरे बाप रे, मौत पर भी ट्रोलिंग। हाँ, और इसके जवाब में आरसीबी फैंस की तरफ से जो आक्रोश आया उसने सबकी रूह कंपा दी। उन्होंने जवाब दिया कि चेन्नई वाले तो बस लाशें गिनते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। यहाँ कोई भी आम इंसान देख सकता है कि क्षेत्रीय पहचान, खेल का जुनून और एक टॉक्सिक ट्राइबलिज्म मिलकर लोगों को इस कदर अंधा कर देता है कि वो दूसरे इंसान की मौत को भी अपने राइवल को नीचा दिखाने का एक डिजिटल हथियार बना लेते हैं। एक ट्रेजेडी में भी उन्हें पॉइंट स्कोर करने का मौका दिखाई देता है। यहाँ आकर खेल अपना वजूद खो देता है और इंसानियत बिल्कुल गायब हो जाती है। सही बात है। ये सुनकर ही किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम कहां से चले थे और कहां आ गए हैं। मैदान में एक बेहतरीन छक्का लगने पर तालियां बजाने वाले आम लोग इंटरनेट पर बैठकर अचानक लाशों की गिनती पर एक दूसरे को ताने मारने लगे हैं। यही मॉडर्न स्पोर्ट्स फैंडम की डार्क रियलिटी है। अगर मैं इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटने की कोशिश करूं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज के दौर का ये जो खेल है, ये सिर्फ बैट बॉल और मैदान तक सीमित नहीं बचा है।
सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस तेज रफ्तार दुनिया ने हमारी मानसिकता और हमारी भावनाओं को बड़ा ही जटिल बना दिया है। हम अपने एक क्षेत्रीय गर्व, अपनी मिट्टी से जुड़े होने के एहसास और अपनी भाषाई आकांक्षाओं को किसी अनजाने में एक कॉर्पोरेट ब्रांड या फ्रेंचाइज के हवाले कर देते हैं और उस ब्रांड की हार जीत को हम अपने अस्तित्व पर एक निजी हमला मान बैठते हैं। सही कहा आपने। क्रिकेट आज एक ऐसा मैदान बन गया है जहां हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस और एस्पिरेशंस दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं। एक आभासी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित करने की इस होड़ ने हमें काफी हद तक अंधा कर दिया है। एक कमर्शियल ब्रांड की लेगेसी को हम अपनी विरासत समझने की भूल कर रहे हैं और उसके चक्कर में हमारी एम्पैथी, हमारी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो इसी गहरी सोच के साथ मैं इस चर्चा के अंत में एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, किसी के लिए भी जो इस चर्चा को सुन रहा है। एक पल के लिए अपनी सारी ऑनलाइन लड़ाइयाँ और स्टेडियम का शोर भुलाकर सोचिए, ये जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं, जिनके लिए इंटरनेट पर रोज गालियां दी जाती हैं और सड़कों पर जिनके लिए लोग अपनी जान देने और लेने पर आमादा हैं, ये दरअसल उन अहम बड़ी कॉरपोरेशंस और मेगा बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाए जाते हैं जिनका ज्यादातर उस मिट्टी से कोई लेना देना ही नहीं होता। एग्जैक्टली, जिनका शायद उस क्षेत्र से, उस लोकल मिट्टी से, वहाँ के पानी और वहाँ की भाषा से कोई डीपली रूटेड इमोशनल कनेक्शन हो ही ना। उनके लिए ये फ्रेंचाइजी सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल है, एक मैसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, कॉर्पोरेट मशीनरी है पूरी। वही ना। तो ऐसे में सोचिए, क्या हम फैंस अपने पुरखों की दी हुई असली क्षेत्रीय पहचान और अपने निजी जज्बात को सिर्फ एक कॉर्पोरेट मार्केटिंग वॉर के अनपेड फुट सोल्जर्स यानी बिना सैलरी वाले सैनिक बनकर तो नहीं लुटा रहे? एक पल के लिए रुकिए, उस आईने में देखकर इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।